ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसको हम लोग एसआईआर कहते हैं, जिसके बारे में ये बार बार कहा जा रहा है कि ये 23 साल बाद दोबारा हो रहा है, तो ये दोबारा कोई चीज़ नहीं है, ये पहली बार हो रहा है कि ये पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान है। जिस इलाके में जो भाजपा या रूलिंग पार्टी है उनको जो समर्थन नहीं मिलता है वहाँ से मतदाताओं को हटाने का कार्यक्रम है। कहीं पर हमने डिलिमिटेशन के नाम पर देखा है पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज हुई है, कहीं पर एनआरसी के नाम पे चेंज हुई है और अब एसआईआर के नाम से चेंज हो रही है। बिहार में केवल 50% लोगों के पास ही वो पेपर्स हैं, वो दस्तावेज हैं जो एसआईआर में मांगे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ये कह रहा है कि जो पेपर आप मांग रहे हैं वो तो मेरे पास भी नहीं होंगे, तो इसी से पोल पट्टी पूरी खुल जाती है। वही एनआरसी का पूरा प्रोसेस जिसमें 5 साल के ऊपर लगा आसाम में, वो आप मात्र 3 महीनों में करना चाहते हैं। ये जो नागरिकता देने का काम कोर्ट के ज़रिए होता था, फॉरेन ट्रिब्यूनल के ज़रिए होता था, वो काम एक चुनाव के छोटे अधिकारी को दे दिया गया है। 789 पेज का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जमा किया पिछले दिनों। उसमें एक शब्द भी घुसपैठिया नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, रोंगिया नहीं है, विदेशी नहीं है। आप अपने ही देश के नागरिकों को विदेशी बनाने के लिए पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से वोटिंग लिस्ट रिवीजन के नाम पर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, उसको बहुत करीब से देखा है नदीम खान ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर आप इनको देखते होंगे टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, कि मुसलमानों की ख़ासतौर से दबे कुचलों की आवाज़ बनकर एक बड़ा नाम उभरा है। नदीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं करूँगा, सीधा आपसे बात करूँगा। क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है? क्या खेल चल रहा है? इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि जिनके पास पेपर हैं वो अपने जमा कीजिए, लेकिन उसके बावजूद कहाँ पर शक पैदा हो रहा है? देखिए, पहली बात ये है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसको हम लोग एसआईआर कहते हैं, जिसके बारे में ये बार बार कहा जा रहा है कि ये 23 साल बाद दोबारा हो रहा है, तो ये दोबारा कोई चीज़ नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। जो पहले होता था वो इंटेंसिव रिवीजन होता था, उसमें लिस्ट मिला के क्रॉस चेक करा जाता था और कोई बात नहीं थी। लेकिन ये जो हो रहा है ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, बिल्कुल नया है। और जो बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान है। जिस इलाके में जो भाजपा या रूलिंग पार्टी है उनको जो समर्थन नहीं मिलता है वहाँ से मतदाताओं को हटाने का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम हमने अलग अलग तरह से देखा है। कहीं पर हमने डिलिमिटेशन के नाम पर देखा है पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज हुई है, कहीं पर एनआरसी के नाम पे चेंज हुई है और अब एसआईआर के नाम से चेंज हो रही है। जाहिर सी बात है कि कहा क्या जा रहा है, वो जो देश का सबसे बड़ा पहचान पत्र है, जिसके बगैर आपका होटल नहीं मिल सकता, जिसके बगैर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, आधार कार्ड। उस आधार कार्ड जिसको बनाने के लिए और जिसके सिस्टम में लाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उस आधार कार्ड को आईडी कार्ड के तहत माना नहीं जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ओरल ऑब्जर्वेशन ये दिया कि आधार कार्ड को आईडी कार्ड मानना चाहिए, नहीं बुनियादी कार्ड शनाख्त का मानना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं माना जा रहा। दूसरा होता है वोटर आईडी कार्ड। उसी वोटर आईडी कार्ड से 8 महीने पहले सरकार बनी, उसी आईडी कार्ड से लोकसभा की सरकार बनी जो चुनी गई है। वही वोटर आईडी कार्ड से, जिन वोटर लिस्ट से वो सरकार बनती है और सरकार बनते ही उन लोगों को नागरिक मानने का से इनकार कर देती है जिन्होंने उसको उसी कार्ड के ज़रिए चुना था। तो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं माना जा रहा। अब माना क्या जा रहा है, ये जो है पैन कार्ड भी नहीं माना जा रहा। माना क्या जा रहा है? माना जा रहा है पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट। तो पूरे बिहार में जो बिहार सरकार का डेटा है वो ये कहता है कि 2.4% के पास, यानी 2.4% के पास में बर्थ सर्टिफिकेट, 2.8% के पास में जो है वो पासपोर्ट है, और जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो तकरीबन 12 से 15% लोगों के पास है। हम ये कहते हैं कि 15% के आसपास जो है वो लोगों के पास में उनका कास्ट का कार्ड है, यानी कि जो उनकी बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट से आते हैं
तो उनका कार्ड है, और लगभग 5% लोगों के पास सरकारी नौकरियों का कार्ड है। तो पूरा डेटा ये बताता है कि बिहार में केवल 50% लोगों के पास ही वो पेपर्स हैं, वो दस्तावेज़ हैं जो एसआईआर में मांगे जा रहे हैं। अब बचे 50% कहाँ से आएंगे? वो कौन सा पेपर लेके आएंगे? वो कैसे इसमें शामिल होंगे? वो तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप उनको शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। फिर आपने यही पूरा प्रोसेस एनआरसी में चालू किया गया था, जो 2014 में चालू हुई थी और 2019 में उसकी रिपोर्ट आई थी। वही एनआरसी का पूरा प्रोसेस जिसमें 5 साल के ऊपर लगा आसाम में, वो आप मात्र 3 महीनों में करना चाहते हैं। सिर्फ 25 दिन का आपने टाइम दिया, 1 महीने कहा लेकिन टेक्निकली वो 25 दिन का टाइम दिया फॉर्म जमा करने में। पूरे बिहार में आपको 2-4 लोगों के सिवा कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा, अगर कहा जाए तो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-4 लोगों के अलावा कोई दूसरा आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास में रिसिप्ट हो। ये कहा गया कि फॉर्म के एनुमरेशन फॉर्म्स के 2 कॉपी होंगी, एक कॉपी में रिसीविंग होगी और एक कॉपी वो दिया जाएगा, लेकिन किसी के पास रिसीविंग नहीं है। अब ये सवाल है कि रिसीविंग क्यों नहीं है? रिसीविंग इसलिए नहीं है कि ऊपर से इतना प्रेशर डाला गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट पे एक बुनियादी सवाल भी ये उठा था कि ये वक्त बहुत कम है, 30 दिन में आप कैसे सबके फॉर्म जमा कर सकते हैं? तो चुनाव आयोग पर इस बात का दबाव था, तो बीएलओस पर, ईओस पर, ईआरओ पर ये प्रेशर था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फॉर्म भरें। तो हर बीएलओ ने, अधिकतर बीएलओ ने अपने ऑफिस में बैठ के सबके फॉर्म जमा कर डाले। हमारे पास गवाहियां हैं लोगों की जिनमें उन्होंने कहा कि वो जब गए तो पता चला कि उनका फॉर्म भर दिया गया है। अब उस फॉर्म में कौन सा पेपर जमा किया गया है किसी को नहीं मालूम। बहुत से लोगों ने जिन्होंने फॉर्म जमा किया तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई पेपर नहीं मांगा गया, केवल फॉर्म भरने के लिए कहा गया। बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमने रसीद मांगी तो रसीद देने से मना कर दिया गया। 80% से अधिक फॉर्म बीएलओस ने खुद भरे। तो अब जाहिर सी बात है कि जब अब फॉर्म जमा हो गए, ये दिखाया गया कि 98% फॉर्म जो है जमा हो गए, फिर ये कहा गया कि ज़्यादा सारा काम कर लिया गया, तो जल्दबाजी में ये पूरा प्रोसेस किया गया। अब उसके बाद अब पिटारा खुला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहब उसके ये पेपर नहीं थे, इसके ये पेपर नहीं हैं और पेपर ये चाहिए। तो इस पे पूरा मामला जो है वो फंसा हुआ है। हर एवरेज एक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो 1,60,000 के आसपास मतदाता इस पूरे प्रोसेस में बाहर कर दिए गए हैं। अब उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूफ करना होगा। उनको ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि उनको ये लग रहा है, जिस तरह से बिहार का परिवेश है आप जानते हैं, कि उनको ये लग रहा है कि हमारा तो फॉर्म जमा हो चुका है, तो वो अब सेटिस्फाइड हैं। तो अब उनका फॉर्म तो जमा हुआ है लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो एक एवरेज विधानसभा से 27,000 वोटों की चोरी हुई है और तकरीबन 1,60,000 से वोट जो हैं वो चोरी हुए हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अब आप डिस्ट्रिक्ट का भी डिस्क्रिमिनेशन देखिए, 3,55,000 वोट चोरी हुए हैं पटना शहर से। पटना शहर में इसी अपोजिशन ने यानी कि राजद ने 6 सीटें जीती थी, वहाँ पे 8 वोट चोरी हो गए। किशनगंज में जो 27,000 का नंबर है वो 35 से 40,000 आ जाता है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। तो अब ये पूरा एक मॉडल सेट किया गया है कि आखिरी में हम अगर ये कहें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी हो जाए, तो हर डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन ये बातचीत कही जा सकती है, या हर असेंबली से 5,000 और हर डिस्ट्रिक्ट से 30,000 तो कहीं भी नहीं गए। अब अगर हम पिछली बार का रिज़ल्ट देखें तो 42 सीटें ऐसी थीं जिनमें हार जीत 1,500 से कम वोटों के अंतर में हुई थी। तो अगर आप 20,000 से 25,000 वोटों की चोरी एक असेंबली में करने की बात करते हैं, आखिरी में 5,000 पे लेके जाते हैं, तो सारा इलेक्शन तो हो चुका। एक बात। दूसरी बात जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन का काम ये पता करना कि वोटर कौन है, उसको वोटर लिस्ट में शामिल करना।
ये क्लेम का कंफर्मेशन करना नहीं है कि कौन भारतीय कौन भारतीय नहीं है, ये काम गृह मंत्रालय का है। और उसका 1955 का जो है वो एक्ट है जिसके तहत वो ये सारी बातचीत करता है। तो अब इस पूरे रूल में जो जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, एक जो ऑर्डर आया है उसमें ऑर्डर का पॉइंट नंबर 5 कॉलम नंबर बी ये कहता है कि किसी भी चुनाव अधिकारी को ये अधिकार हासिल है कि अगर उसको ये लगता है कि ये लोग विदेशी नागरिक हैं तो वो उनका फॉर्म रोक सकता है और संबंधित फॉर्म्स को वो गृह मंत्रालय या संबंधित विदेशी जो नागरिकता देते हैं उनके डिपार्टमेंट को भेज सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नागरिकता देने का काम कोर्ट के ज़रिए होता था, फॉरेन ट्रिब्यूनल के ज़रिए होता था, वो काम एक चुनाव के छोटे अधिकारी को दे दिया गया है। दूसरा काम ये किया गया है कि पूरे स्टेट में ये कौन जिम्मेदार है ये नहीं रखी गई बात, बल्कि हर ज़िले के अधिकारी को अपनी मॉडलिटीज़ तय करने का अधिकार दे दिया गया है। किशनगंज का जो ईआरओ है वो अपने हिसाब से फेरबदल कर सकता है, गया का ईआरओ अपने हिसाब से फेरबदल कर सकता है। किशनगंज में मुसलमानों की तादाद 70% से ज़्यादा है, गया में 16% के हिसाब से, तो अपने हिसाब से अपनी जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है वो चेंज करने का अख्तियार ख़ुद उनको दे दिया गया। तो ये तमाम ऐसे रीज़न्स हैं जिनसे लगता है वीमेन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होंगी। अब अचानक वीमेन कहाँ जाएंगी अपने माता पिता का, उनकी शादियाँ हो चुकी, 15-15 साल पहले शादियाँ हो चुकी हैं, 20-20। हम लोगों ने पटना में एक जन सुनवाई जिसको पब्लिक ट्राइब्यूनल कहते हैं वो किया था, जिसको पटना हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस अंजना प्रकाश चेयर कर रही थी, जिसमें फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमीशन वजाहत हबीबुल्ला साहब थे, जिसमें जॉन द्रेस थे, नंदिनी सुंदर थी। उसमें 200 से अधिक लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन अपनी परेशानियां लिख कर दी, 25 से अधिक लोगों ने स्टेज पे अपनी गवाहियां दी। तो उस पर यही सारी बातें लिख कर आई कि इसमें मज़दूर, इसमें जो है वो महिला, इसमें पिछड़ी जाति के लोग और इसमें मुसलमान इस पूरी लिस्ट का शिकार होंगे। और जब हम पॉलिटिकल सेटअप को देखते हैं तो एक विशेष पार्टी को ये सारे लोग वोट बहुत कम देते हैं। इसको आप कहीं ना कहीं एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनका पूरा डाटा गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। गृह मंत्री का बयान आया है कि घुसपैठियों को तो अलग करना ही चाहिए, उन्हें वोट देने का राइट नहीं देना चाहिए। देखिए, ये कौन तय करेगा ये घुसपैठिया कौन है? अगर ये बात बार बार बिहार में कही जा रही है कि घुसपैठिया कौन है, पिछली बार इसी चुनाव आयोग से जब ये पूछा गया था तो इसने कहा था कि हमको 3 जगह शिकायत मिली है, 3 लोगों की शिकायत मिली है। अब यही घुसपैठिया बिहार बंगाल की बात, अगर ये बात कही जाती कि नेपाल से आए हुए नागरिक ये काम कर रहे हैं तो समझ में आती। नेपाल के साथ में बिहार का एक लंबा बॉर्डर है जो अररिया से लेकर और मधुबनी तक के इलाकों में फैला हुआ बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये बात बंगालियों के लिए बोलना तो समझ से बाहर है। लेकिन एक मजाक की बात ये है कि ये मीडिया चैनल में ये सारी बातें कही जा रही हैं कि विदेशियों को नहीं जाने देंगे, ये करेंगे, लेकिन 789 पेज का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जमा किया पिछले दिनों। उसमें एक शब्द भी घुसपैठिया नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, रोंगिया नहीं है, विदेशी नहीं है। तो ऑफिशियली आपके पास में कोई क्राइटेरिया नहीं तो इसलिए आपने नहीं कहा, लेकिन इससे ये बात साबित हो रही है बार बार कि आप अपने ही देश के नागरिकों को विदेशी बनाने के लिए पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। और 10% के आसपास ये आंकड़ा है कि जो फॉर्म नहीं जमा हुए हैं उनमें डाउटफुल फॉर्म जमा हुए हैं, उनमें से डाउटफुल के नाम से ईआरओस को बीएलओ ने भेजे हैं। तो ये 10% वो लोग हैं जिनकी चुनाव में भागीदारी को संदिग्ध बताया गया है, जिनकी नागरिकता को संदिग्ध बनाया गया है, जबकि चुनाव आयोग का ये कोई काम ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम भारत को उस लोकतंत्र, उस डेमोक्रेसी के तौर पर देखते हैं जहाँ पर गरीब, जहाँ पर मजदूर, जहाँ पर कम पढ़े लिखे, जहाँ पर नहीं पढ़े लिखे जो लोग हैं उन सब को वोट देने का अधिकार है। और सरकार यहाँ पर लोगों को इस पूरे राजनीतिक
सेटअप में शामिल करती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करती है और वोट दिलाती है। तो देश में इसीलिए उसकी आबादी का 97% लोग वोटर लिस्ट में होते थे, क्योंकि ये एक ज़माने में आपको याद होगा कि दिल्ली में जो रैन बसेरे थे उनके भी कार्ड बनाए गए थे ताकि वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गरीबी के कारण महरूम न रह जाएं। अब ये कहा जा रहा है कि जो पहले सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को घूम घूम के ढूंढेगी और उनको चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा दिलवाएगी, अब ये कहा जा रहा है एक आदमी खुद, जैसे मैं हूँ, अब ये मेरे ऊपर बर्डन है कि मैं अपना नाम चुनावी लिस्ट में डलवाऊँ। तो मैं जाऊँ, मैं कार्यालय में जाऊँ, बीएलओ को ढूंढूँ, उसको पेपर दूँ। तो उससे क्या होगा कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो महिलाएं हैं, वो इस प्रक्रिया से महरूम हो जाएंगी। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक ज़माने में। तो क्या उसके लिए आप जैसी तंजीमें वहाँ पर कुछ काम कर रही हैं ताकि लोग जिनका नाम निकाला गया है, 65 लाख की वो संख्या है, उसमें उम्मीद की जा रही है कि 20 लाख लोग ऐड हो जाएंगे, उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ी संख्या है जो बच जाएगी। एक सवाल जैसा कि आपने किया कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर जाहिल हैं बिल्कुल, तो उनको तो मालूम भी नहीं होगा कि मेरा नाम है लिस्ट में। देखिए, हमारा तो पहले इस पूरे आइडिया में अपोज है। इस आइडिया में अपोज ये है कि अगर हम उस पर काम करते हैं तो इसका मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर सहयोग कर रहे हैं। हम उस पर सर्वे कर रहे हैं कि उसमें कितनी समस्याएं हैं, हम उस पर बातचीत कर रहे हैं कि उसमें क्यों इसको हटाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अमेरिका में जब गुलामों से लड़ाई ख़त्म हुई, ब्लैक्स की जो लड़ाई थी नॉर्थ और साउथ अमेरिका की, जब ये ख़त्म हुई तो गुलामों को भी वोट देने का अधिकार कहा गया। तब गुलामों ने जब ये कहा गया तो वहाँ के लोगों ने कहा, बाउंडेशन लगाना शुरू किया कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना पैसे वाला होना चाहिए, ये सामाजिक योग्यता कि ये लोग वोट नहीं दे पाए। तो ये प्रोसेस अब यहाँ भी शुरू किया गया। दूसरा, अमेरिका और इनके जैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर खुद इंडिविजुअल का बर्डन है कि वो अपने आप को वोटर लिस्ट में शामिल कराए। अमेरिका में जो वोटर्स का पॉपुलेशन के हिसाब से पार्टिसिपेशन है वो 76% है, इंडिया में 97% है, और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती कही जाती थी। इसीलिए हम इस पूरी प्रक्रिया का हम सब लोग विरोध कर रहे हैं और इसको अनटाइमली बोल रहे हैं, और इसके अंदर कोई इक्वलिटी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो कुछ सेक्शन के लोगों के पास हैं, इसलिए इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी आके इसका विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने पिटीशन डाली है, शुरू में बहुत अच्छी टिप्पणियां आई सुप्रीम कोर्ट की इस मामले को लेकर, लेकिन अब क्या उम्मीद करते हैं आप सुप्रीम? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख की इसकी हियरिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो टिप्पणी करी थी उस पर उनसे रिपोर्ट मांगी थी कि आप क्या कर रहे हैं, ये इस सब को रिपोर्ट दीजिए। और अब सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ये कह रहा है कि जो पेपर आप मांग रहे हैं वो तो मेरे पास भी नहीं होंगे, तो इसी से पोल पट्टी पूरी खुल जाती है कि सुप्रीम कोर्ट से में जो ये गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह रहा है कि अगर उसके पास ये पेपर्स नहीं है तो एक आम मजदूर, एक आम महिला, एक आम अल्पसंख्यक के पास वो पेपर, या कोसी में रहने वाले जो बाढ़ का सामना करने वाले लोग हैं उनके पास ये पेपर कैसे होते होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाब मांगा था तो मैंने जो बताया कि 789 पेज की रिप्लाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइल हुई है। फिर उस रिप्लाई पर बेंच बैठी थी, उसने कहा अभी हम पूरी सुनवाई नहीं कर सकते हैं, 12 तारीख को जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। और हमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन भी जस्टिस सूर्यकांत ने जब सुनवाई करी थी थोड़ी देर की, तो उन्होंने कहा था कि अगर ज़्यादा तादाद में लोग बाहर हुए तो इस प्रक्रिया को हम रोक देंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि 60 लाख लोग में यूरोप के 3 देश बस जाते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को ख़त्म होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या इसमें कुछ ऐसा भी लगता है कि नीतीश कुमार के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ओबीसी भी बड़ी संख्या में है जो? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये एक पूरे सेक्शन को आउट कर देगी जिनके पास में पैसा नहीं है, जो कमज़ोर लोग हैं और जिनका प्रतिनिधित्व तो होता था, चाहे वो दबाव बनाने के लिए पार्टियां कर रही हैं, उनके पार्टी दबाव बनाती हो बड़ी पार्टी पर या जैसा भी हो, लेकिन उससे पूरा एक सेक्शन आउट हो जाएगा। जो सेक्शन गरीबों का है, जो सेक्शन मज़दूरों का है, जो सेक्शन माइनॉरिटीज़ का है, जो सेक्शन बाढ़ प्रभावित रहने वाले इलाकों का है, वो पूरा जाएगा।